हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, थोड़ी सी मेरी अनियमितता के कारण आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि ना तो क्वेश्चन का प्रिपरेशन सही से भी हो पा रहा है और ना ही टॉपिक वाइज जो एनसीईआरटी जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सबका अपना पर्सनल प्रॉब्लम होता है और ये पर्सनल प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है और आप लोग भी किसी न किसी रूप में फेस कर ही रहोगे। तो इसीलिए थोड़ा सा अनियमितता हो गया। सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ पर लेकर के आए थे, पर यहाँ पर भी कुछ अच्छे ठीक ठाक नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब से हम लोग बहुत ही कोशिश करेंगे कि आपकी टॉपिक वाइज भी आपका पहुंचते रहे और क्वेश्चन की जो सिलसिला थी वो एनसीईआरटी की जो वाले के थे वो आप तक पहुंचते रहे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तैयारी, और जैसे ही हम पहुंचेंगे अपने स्टूडियो, अपने घर, अपने रूम पे, तो आप श्योर रहिए कि एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन फिर शुरू कर लेंगे और लाइव में आकर के उसके बाद क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा था 100+ क्वेश्चन की हम लोग की रेगुलर फिर से शाम में चालू हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सभी इसी उम्मीद में होंगे और तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो दक्षिण भारतीय प्रमुख गायन शैली देखने वाले हैं। आज हम लोग क्या टॉपिक देखने वाले हैं? दक्षिण भारत के प्रमुख गायन शैली। ठीक है, गायन शैली देखने वाले हैं आज हम लोग, इस टॉपिक को देखने वाले हैं। और उम्मीद मानिए कि आप लोगों का थोड़ा सा भी इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आज ये पूरा दूर हो जाएगा। तो हमारा पढ़ने का क्या नियम है? तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा परिचय जान लेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट IM। अगर आप लोग इसका बनाना चाहेंगे नोट तो बना सकते हैं। इसमें सारी जो दक्षिण भारतीय शैली का जो आपकी गायन शैली आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि जो जो पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं तो दक्षिण भारतीय के परिचय नंबर 1 में अगर देखें तो दक्षिण भारतीय शैली के परिचय, दक्षिण भारतीय शैली के परिचय। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हर एक पॉइंट को हम लोग करेंगे। ठीक है ना? चलिए, दूसरा नंबर हम लोग देखिए। दूसरा नंबर में क्या देखें? उधर का गायन शैली जो है कृति आ जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग कृति को देखेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कीर्तनम को देखेंगे, जो दक्षिण भारतीय संगीत का है। ठीक है ना? कीर्तनम को देखेंगे, कीर्तनम हो गया। ठीक है, चौथा उसके बाद देखेंगे हम लोग, चौथा देखेंगे वर्णम को देखेंगे, वर्णम को देखेंगे। पांचवा हम लोग देखेंगे जावली को देखेंगे, वो दक्षिण भारतीय शैली का ये सब गायन पद्धति है उधर का। ठीक है, तो ये सारे चीज को हम एक एक करके देखेंगे। छठा हम लोग देखेंगे तिल्लाना को देखेंगे, तिल्लाना को देखेंगे। सातवां में हम लोग देखेंगे ताल मालिका को देखेंगे, ताल मालिका को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखें आठवां नंबर पे क्या देखेंगे? हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्वर मालिका को देखेंगे, स्वर मालिका को देखेंगे। अच्छा, आप लोग को जो चीज कॉन्फिडेंट होगा वो तो देखिए लीजिएगा। अगर जो समझ में नहीं आएगा उसको उस पॉइंट को सिर्फ देख लीजिए। पहले इसीलिए इस पॉइंट को हम दर्शा दे रहे हैं। ठीक है ना? गीतम को देखेंगे, गीतम क्या है दक्षिण भारत, उसका 10वां नंबर में हो गया अपना ये बिंदु क्या है उधर, बिंदु को देखेंगे। 11वां नंबर में हम लोग देखेंगे जाति स्वर को देखेंगे, जाति स्वर को देखेंगे। ये सारा पॉइंट पहले ही क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? अगर इस सारे पॉइंट का आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं, दक्षिण भारतीय शैली का अगर एक जगह नोट बना लेना चाहते हैं और उसको बढ़िया से अगर रिवाइजिंग करने के लिए रखना चाहते हैं तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। वैसे डिपेंड करता है आप पे, आप कितना इसको सीरियस लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को फिर से अभी, जैसे दक्षिण भारतीय शैली का जो परिचय है इस पॉइंट को लिखेंगे और एक एक करके इसको हम बढ़िया से विश्लेषण करेंगे और एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग देखते हैं आज जो पहला पॉइंट हम लोग का है दक्षिण भारतीय शैली के परिचय, दक्षिण भारतीय शैली के परिचय। एक नंबर का पॉइंट क्या हम लोग का? दक्षिण भारतीय शैली के परिचय,
दोस्तों इस परिचय में आपको ये मिल जाएगा कि कौन सी दक्षिण भारतीय शैली में किसको किसको क्या कहा जाता है, इसको मुख्य बात आपको देखने को मिल जाए, इस पॉइंट में मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे भारत के दो शैली पद्धति है, एक हो गया उत्तर भारत, एक हो गया उत्तर भारत, दूसरा हो गया दक्षिण भारत। दूसरा कौन सा हो गया? दक्षिण भारत। अच्छा, दक्षिण भारत होगा भाई, दक्षिण भारत। अच्छा, आप लोग इसमें तो आप लोग जानवे करते हैं कि उत्तर भारतीय शैली में अपना भारत आ जाएगा, दक्षिण भारतीय शैली में मतलब अपना जिस तरह उत्तर भारतीय शैली में बिहार आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। तो ऐसे अगर मैप के थ्रू अगर देखें तो कई बार हम आप लोग को समझा चुके हैं। ये आपका इंडिया का अगर मैप ओवरऑल अगर बनाए तो परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि ओवरऑल बने। तो ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका ये हो गया असम हो गया, मेघालय हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और ये आपका हो गया गुजरात हो गया, ये यही पड़ेगा सॉरी। चलिए ओवरऑल देख रहे थे हम लोग, हाँ चलिए हो गया, हाँ चलिए यहाँ पतरा हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से इधर ये जो भारत का हिस्सा दो भाग में अगर हम बांटते हैं तो इससे इधर कहा गया उत्तर भारत। जैसा कि आप ऊपर का वाला अगर नक्शा को देखते हैं तो ऊपर का वाला उत्तर हो गया, दक्षिण वाला दक्षिण हो गया। यहाँ हो गया आपका कर्नाटक हो गया, यहाँ कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या उड़ीसा हो गया, केरल हो गया, या आंध्र प्रदेश यहाँ पर हो गया, उड़ीसा यहाँ पर हो गया, सॉरी उड़ीसा यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया। तो ये इधर तरफ जो इधर तरफ ये दक्षिण भारत तरफ ये हो गया दक्षिण भारतीय शैली पद्धति, इधर वाला हो गया उत्तर भारतीय शैली पद्धति। यहाँ पर आपका जैसे यूपी हो गया, यहाँ पर बिहार हो गया अपना, या जहाँ पर आसाम हो गया, यहाँ पर मणिपुर हो गया, यहाँ क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश का मतलब ओवरऑल हो गया, या दिल्ली हो गया। ये सारा उत्तर भारत में आया। गुजरात हो गया, गुजरात का कुछ क्षेत्र आया उत्तर भारत में, दोनों मिश्रण बीच बॉर्डर पर आया था। जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारा। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया झारखंड हो गया। ये सारा आपका जो है उत्तर भारतीय शैली में आ जाता है, ठीक है। और ये इसके बाद दक्षिण भारतीय शैली में उधर वाला आ गया। तो दक्षिण भारतीय शैली के भाई राइटिंग भी मतलब क्या बोलते हैं, लेखन पद्धति भी, गायन शैली भी, सभी चीज अलग अलग है। तो इसीलिए दक्षिण भारतीय शैली की अलग सारी परंपराएं को देखते हुए हम लोग दक्षिण भारतीय शैली को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, दक्षिण भारतीय शैली में विलंबित लय का मतलब दक्षिण भारतीय शैली में अत्यंत गंभीर तथा विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत क्या बोलते हैं, अत्यंत गंभीर तथा विलंबित स्वरों का गंभीर तथा विलंबित लय का प्रयोग तथा विलंबित लय का प्रयोग, ठीक है। ये चीज को आप लोग नोट डाउन करते जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बढ़िया समझ लीजिए, अपना गायन शैली उत्तर भारतीय गायन शैली ध्रुपद हो गया। इसी ध्रुपद गायन शैली के मिलता जुलता दक्षिण भारतीय शैली में क्या पता है, उत्तर भारत के ध्रुपद दक्षिण में क्या कहलाता है, दक्षिण के पदम के जैसा। पदम, अगला हम लोग देखेंगे सब चीज को, पदम को सब पदम के जैसा, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पदम के जैसा, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, एक एक पॉइंट करके देखें। अच्छा, आप फिर कहिएगा कि पदम जैसे कि ध्रुपद के 4 अंग होते हैं, अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग 4 अंग होते हैं। तो पदम के कितने भाग होते हैं, तो भैया पदम के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? पल्लवी, पदम के 3 भाग। कैसे हो गया कोई बात नहीं। पदम के 3 भाग कौन कौन हो गया हो भैया, कौन कौन हो गया हो, कौन सा हो गया? पल्लवी हो गया। दूसरा हो गया अनुपल्लवी। और तीसरा कौन सा हो गया हो? तीसरा हो गया चरणम। इधर तो नहीं जाएगा। तीसरा हो गया चरणम। तीसरा कौन सा हो गया? चरणम। तीसरा हो गया चरणम। ध्यान रखिएगा आप लोग,
तो कौन कितना भाग हो गया? 3 भाग हो गया, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, ये 3 भाग हो गया पदम का। अब वैसे अगर क्योंकि ये पदम जो है, ये पदम जो है उत्तर भारत के ध्रुपद के जैसा है, उत्तर भारत के ध्रुपद के जैसा है, तो इसीलिए इसको हम लोग उत्तर भारत के ध्रुपद 4 भाग है। कौन कौन? अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभो। लेकिन पदम 3 भाग है, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब कहिएगा कि सर जी ये बताइए हमको कि पदम किस ताल में अधिकतर गाया जाता है, हैं? किस ताल में अधिकतर गाया जाता है? तो भैया पदम जो है 7 मात्रा के त्रिपुट 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 ताल, 7 मात्रा के त्रिपुट ताल और 4 ताल में गाए जाते हैं। वो हो गया 4 ताल में, और 4 ताल में गाए जाते हैं। चलिए ये बात समझ में आएगा आप लोग को। ये हम लोग की दक्षिण भारतीय शैली की बात चल रहा है, परिचय चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला पेज पे हम लोग निकल लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा, अच्छा अगला पॉइंट हम लोग हो जाएगा, पदम जो है, पदम भाव प्रधान है। इस बात को भी याद रखिएगा, भाव प्रधान गीत है, याद रखिएगा, गीत, ठीक है ना। याद रखना है आप लोग को, भाव पर, या नोट बनाइएगा तो बना सकते आप लोग। अच्छा एक बात और याद रख लीजिए, इसका इसका एक बात और याद रख लीजिए, पदम पदम याद रखिएगा आप लोग, नृत्य तथा अभिनय अभिनय के लिए उपयोगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब फिर कहिए कि पदम के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? पदम के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है, या पदम कौन स्थापित किया? तो याद रखिएगा, इसमें प्रमुख नाम आ जाएगा पुरंदर दास। पुरंदर दास। आप लोगों का साथ साथ नोट बनाइएगा, जैसे हम लिखते हैं तो मेरे साथ ही आप लिखते चलिए, ठीक है ना। पुरंदर दास आ जाएगा। देखिए आप अगर सच्ची अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा सीरियस बन करके वीडियो को देखिए और पूरा वॉच कीजिए, पूरा टॉपिक को क्लियर कीजिए। टॉपिक क्लियर करने से मेरा स्ट्रेटेजी रहा है भाई, कि जो भी टॉपिक को क्लियर करा है ना, आपको एक जगह मिल जाए, ताकि ऐसा नहीं कि हाँ चलो थोड़ा सा दे दिए आपको, थोड़ा सा बता दिए, ऊपर में ही रह गया, मन थोड़ा सा ये रह गया कि भाई पूरा पूरा मिल जाता तो बेहतर होता है। आप कहाँ ढूंढेंगे पूरा वीडियो को? तो मेरा कोशिश रहता है कि एक वीडियो में आपको एक जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को क्लियर करने को मिल जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए अब देखते हैं आप कितना समझ में आता है। कमेंट में जरूर बताइए कितना आपको समझ में आ रहा है ना, और कौन कौन जुड़ करके मेरे से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कन्नम कन्नम कनक दास हो गया, कनक दास हो गया। उसके बाद जगन्नाथ हो गया, जगन्नाथ हो गया, जगन्नाथ हो गया। ये सारे, और उसके बाद एक और नाम याद रख लीजिए, मुट्टू मुट्टू हो गया, तांडवर मुतुटू तांडवर हो गया। ये सारे आपके पदम के रचयिता माना जाता है, पदम के रचयिता, ठीक है। चलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर दीजिए, रिवाइज करने में बेहतर होगा। चलिए आपका ये जो परिचय वाली टॉपिक थी वो आपके इस परिचय में इतना आपको मिल गया, ठीक है। अब जो अगला हम लोग देखते हैं, ये पदम के विषय में हम लोग देख रहे थे, और सॉरी ये ध्यान रखिएगा, ये पदम वाली टॉपिक थी, यहाँ पदम नहीं लिखे थे क्या? ओए होए होए, पदम। और परिचय में क्या देखिए, ये तो परिचय में तो वो समझा लिए हम लोग ऊपर में, ऊपर यहाँ ऐसे वैसे, और इसमें पदम वाली ये टॉपिक थी नंबर 1 में। यहाँ से ये तो इसको स्टार मार्क कर दीजिए, और यहाँ 1 नंबर में कर दीजिए पदम, ठीक है। अब समझ में आएगा, ये देख लिए, ये तो उत्तर भारत 1 नंबर, ये तो ये इस वाला में, इस परिचय में ये देख लिया हम लोग। क्या हो रहा है भाई साहब? और तुम्हारे
वादा करो जी, मुझे जाना है उस पार। तो एक नंबर में क्या पॉइंट था अपना? पदम। ये चीज हम लोग देख लिए, और ये परिचय में हम लोग ये देख लिए। समझ में आ गया ना? चलिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये क्या हो रहा है। सिस्टम होना चाहिए मस्त भाई, तब जा करके ये सक्सेस हो सकते हैं। तो ये एक नंबर के पदम हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट अपना लोग का जो है वो है आपका नंबर दूसरा पॉइंट कृति है। नंबर दूसरा पॉइंट कृति है। चलिए इस कृति का हम कृति निकालते हैं और अच्छे तरीका से इसको हम समझते हैं एक एक पॉइंट करके। दोस्तों अभी वर्तमान में उत्तर भारतीय संगीत के ख्याल की तुलना कृति से की जाती है। तो किससे मिलता जुलता है? उत्तर भारतीय के ख्याल गायन के समान दक्षिण के कृति। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर भारतीय के ख्याल के समान कृति। आप लोग क्वेश्चन आ सकता है आपका बीपीएससी में कि भाई उत्तर भारत के न कृति उत्तर भारत के किस गायन शैली से मेल खाता है, तो आप के समान है, इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए ध्यान रखिएगा। इतना अब फिर कहिएगा कि सर जी ये कृति जो है, ये कृति किस क्या प्रधान है? तो दोस्तों यह स्वर का स्थान प्रधान है। कृति स्वर कृति में ये ठीक है। कृति में स्वर का स्थान प्रधान रहता है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है? एक बात ये अपने मन याद रख लीजिए, कृति बिना गुरु के शिक्षा लिए हुए गायन नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके फिर भाग बोलिएगा। इसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन हो? पल्लवी हो गया, दूसरा हो गया अनुपल्लवी, अनुपल्लवी हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? चरणम। बहुत अच्छा। चलिए ये 3 भाग कृति का भी हो गया। 3 भाग पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। चलिए तो दोस्तों अब कृति के बारे में हम लोग को याद रखना है कि यह जो है ना कृति में बोल आलाप, कृति में जो प्रधानता होती है बोल आलाप तथा बोलतान का प्रयोग, बोल आलाप तथा बोलतान का प्रयोग। अब इस बोल आलाप और बोलतान को कहा क्या जाता है? इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय में कहा जाता है इसे। दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, नरावल। क्या कहा जाता है दक्षिण भारतीय में? क्या कहा जाता है इसको? बोल आलाप तथा बोलतान का जो प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है नरावल। दक्षिण भारतीय का नाम इधर उधर थोड़ा सा रहता है, इसको मैनेज कीजिएगा, है ना? चलिए अब कहिएगा कि सर जी इसको किस ताल में अधिकतर गाया जाता है? कि देखिए आप लोग अगर बढ़िया समझिएगा ना तो कुछ नहीं है, और थोड़ा सा आपको दक्षिण भारतीय संगीत में समझने में शब्दों को लेकर के आपको समस्या आ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। बस थोड़ा सा स्थिर करके देखिएगा तो जैसे अपना उत्तर भारतीय संगीत में जिस तरह से जो गायन शैली जैसे चलता था, ठीक उसी तरह से दक्षिण भारतीय, जैसे कि उत्तर भारतीय संगीत की अगर हम ठुमरी की बात करें तो ठुमरी ठुम धातु से बना हुआ है। ठुमरी ठुमक ठुमक का चलना होता है। किस कहिएगा फिर किस इसका
इसका आविष्कारक कौन है, फिर उसका जो है क्या बोलते हैं कौन से ताल में अधिकतर गाया, अधिकतर ताल में अधिकतर गाया जाता है, तो कौन से ताल में अधिकतर गाया जाता है। तो इस तरह से मतलब उधर भी ऐसा ही ये सब गायन पद्धति है। तो उससे पहले किस प्रधान है ख्याल, जैसे उत्तर भारतीय ख्याल पद्धति, मतलब उत्तर भारतीय को देखिए रहे, तो इसीलिए हम ये देख लिए उत्तर भारतीय संगीत के ख्याल से मिलता जुलता ये हो गया। उसके बाद फिर देख लिए कि कौन कौन तीन भाग होते हैं, कौन कौन पल्लवी, अन्य पल्लवी, चरणम, जैसे ठुमरी के दो ये भाग, अस्थाई और अंतरा होता है, तो कई अंतरा हो सकता है। ठीक है, बोल तान बोल आलाप तान प्रयोग अधिक किया जाता है कृति में। उसके बाद इस जो ये बोल तान बोल आलाप का जो प्रयोग किया से नारावल कहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं किस ताल में अधिक गाया जाता है, किस ताल में अधिक गाया जाता है, किस ताल में अधिक गाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, कृति 8 मात्रा के आदि ताल जो दक्षिण भारतीय ताल है, कुल ताल 35 हो गया, 7 मुख्य ताल हो गया, तो 8 मात्रा के 8 मात्रा है, 8 मात्रा के 8 मात्रा के आदि ताल में गाया जाता है। आदि ताल में आदि आदि ताल हो गया। 6 मात्रा का रूपक ताल, रूपक ताल इसमें अधिकतर गाया जाता है कृति। 8 मात्रा का आदि ताल, 6 मात्रा के रूपक ताल। अब कहिएगा सर जी हमको ये बताइए जो कृति का स्थापित है ये कौन किया, किसने प्रसिद्धि किया। तो जन्मदाता या प्रसिद्धि जो भी कह लीजिए आप, जो प्रसिद्ध किया जो मुख्य रूप में आ जाएगा त्यागराज, 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 श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, मुत्तुस्वामी दीक्षितर हो गया। उसके बाद ये सारे जो है ये तीन त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ये तीनों को वैसे TSM कहा जाता है, TSM त्यागराज, TMS त्यागराज, मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री दीक्षित, ये तीनों बहुत ही प्रसिद्ध रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया कृति का भाई, तो कृति हो गया खत्म, आपका दूसरा पॉइंट हो गया खत्म। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट जो आपका है कीर्तनम। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, कीर्तनम। तीसरा पॉइंट हम लोग का है कीर्तनम। चलिए हम लोग कीर्तनम को देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का हो गया कीर्तनम, कीर्तनम। तीसरा पॉइंट क्या हो गया हम लोग का कीर्तनम। चलिए इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं। दोस्तों कीर्तनम के विषय में अगर हम देखें तो कीर्तनम जो है भक्ति रस से पूर्ण गायन शैली। कीर्तनम भक्ति रस प्रधान, भक्ति रस प्रधान गायन है, प्रधान गायन शैली, गायन शैली भक्ति रस गायन, भक्ति रस प्रधान। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लीजिए, इसी कीर्तनम को महाराष्ट्र में, अभी जहां पर है हम, अभी महाराष्ट्र में ही है हम। ठीक है, महाराष्ट्र चलिए महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है पता है आपको, हरि कथा कहा जाता है। हरि कथा, ध्यान रखिएगा आपको, हरि कथा कहा जाता है। महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, इसको हरि कथा कहा जाता है। ठीक है, भक्ति रस प्रधान। ठीक है, इसके भी 3 अंग हो गए, कीर्तनम के भी 3 अंग, 3 अंग हो गया, 3 अंग हो गया। अब कहिएगा तीनों अंग कौन कौन हो गया हो भैया, कौन कौन हो गया, पल्लवी, अनुपल्लवी, पल्लवी, अनुपल्लवी, लवी, अनुपल्लवी और चरणम, और चरणम, ये 3 को अंग हो गया। ठीक है, कहिएगा फिर रचयिता कौन है इसका। अब इसका रचयिता कौन है, तो इसका दोस्तों वैसे प्रथम रचयिता के विषय में जो कहा जाता है, प्रथम रचयिता, प्रथम रचयिता, रचयिता के विषय में अगर कहा जाता है तो इसका ताल पक्कम के विषय में कहा जाता है। ताल पक्कम, इन्होंने ही सबसे पहले कीर्तनम की रचना की, जो भक्ति प्रधान रस, जो ईश्वर की आराधना करने के लिए इन्होंने कीर्तनम का कीर्तनम बनाया था। ठीक है ना, ताल पक्कम सबसे पहले। उसके बाद जो है, उसके बाद स्वामी त्यागराज हो गया,
मुत्तुस्वामी दीक्षितर हो गया, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है आप लोग को। स्वामी स्वामी त्यागराज। वैसे त्यागराज त्यागराज का बहुत योगदान है दक्षिण संगीत पद्धति में। त्यागराज हो गया, त्यागराज हो गया। उसके बाद आपका मुत्तु स्वामी दीक्षितर हो गया, मुत्तु स्वामी दीक्षितर हो गया, दीक्षितर हो गया। ये आपका दक्षिण भारतीय संगीत के कीर्तनम के रचयिता मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक है, इतना आपका काफी है आपके कीर्तनम के लिए, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग को क्या है? अगला पॉइंट हम लोग को क्या है? पदम है। अगला पॉइंट हम लोग को क्या है भाई? अगला पॉइंट हम लोग का है पदम। पदम चौथा पॉइंट हम लोग को हो गया ना, पदम। अगला पॉइंट क्या हो गया? पदम हो गया, पदम। नहीं, पदम तो हम लोग पढ़ लिए ना, पदम तो हम लोग पढ़ लिए। कीर्तनम कीर्तनम हो गया ना, पदम हो गया। तो अगला पॉइंट हम लोग का हो गया है वर्णन हो गया, वर्णन। अगर देखिए तो चौथा पॉइंट क्या हो गया? चौथा पॉइंट वर्णम हो गया ना, वर्णम हो गया। चलिए चलिए, कौन सा हो गया? वर्णम हो गया। अब हम वर्णम को देखते हैं अच्छे तरीका से। आप लोग नोट कौन कौन बना रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर बताइएगा, नोट कौन कौन बना रहे हैं आप। ठीक है ना, वर्णम। दोस्तों वर्णम वर्णम एक तो शुरुआत में ये सब जितना भी हम लोग देख रहे थे, ये सारे जो है निबद्ध गान है। तो गान को दो तरह से, दो भाग में बांटा गया है, ये तो जानते करते हैं आप लोग। निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। गान को दो भाग में बांटा गया है, निबद्ध और निबद्ध हो गया, और दूसरा अनिबद्ध हो गया। एक भाग हो गया निबद्ध और दूसरा भाग हो गया अनिबद्ध। वैसा 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 गान जो ताल और स्वर में बंधा हुआ उसे निबद्ध हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, और जो ताल में नहीं बंधा हुआ उसको हम लोग अनिबद्ध। जैसे आलाप सब हो गया, आलाप रूपक आलाप, ये प्राचीन काल है, रूपक आलाप, स्वस्थान का नियम का आलाप, ये सारे आलाप का प्रकार हम लोग देखे थे अनिबद्ध गान में। तो ये सबसे पहले तो ये निबद्ध गान हो गया, निबद्ध निबद्ध गान हो गया, वर्णम निबद्ध गान हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद अगर देखें तो साहित्य का स्थान इसमें बहुत कम ही रहता है। स्वर का स्थान अधिक, साहित्य का स्थान कम। साहित्य के स्थान कम, इसमें साहित्य के स्थान कम, साहित्य के स्थान कम। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, साहित्य का स्थान कम रहता है, साहित्य का स्थान कम। चलिए आगे हम लोग अगर देखें तो, आगे अगर हम देखें इसके दो प्रकार माने जाते हैं। वर्णम के दो प्रकार माने जाते हैं। अब कौन कौन वर्णम, वर्णम दो प्रकार के माने जाते हैं, कौन कौन भैया हो? एक माना जाता है हम लोग को तान वर्णम, एक नंबर एक में तान तान वर्णम, और दूसरा नंबर में होगा, दूसरा नंबर में पद वर्ण, पद, दूसरा नंबर में पद वर्णम। ठीक है, दो भाग बांटे जाते हैं। ठीक है, अब तान वर्णम के विषय में अगर हम लोग देख लें, तान वर्णम के विषय में अगर देख लें, तान वर्णम के विषय में अगर हम लोग देख लें, तो इसमें तानों की अधिकता होती है, तानों की अधिकता होती है, मतलब तान में अधिक, तान इसमें अधिक लिया जाता है। तानों की अधिक, तान वर्णम में तानों की अधिकता। चलिए इसको बढ़िया से हम लोग कर लेते हैं, काहे आप लोग कंफ्यूजन में रहिएगा। तान नंबर एक की जो तान वर्णम थी, तान अक्षर बना के तान वर्णम थी, इसमें तानों की अधिकता, इसमें तानों की अधिकता की अधिकता या अधिक प्रयोग, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा एक बार नोट करके और लिख लीजिए तो, तानों की अधिकता प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो सरगम का भी गायन होता है इसमें, सरगम का गायन, सरगम का गायन। अच्छा सरगम को नोट करके लिख लीजिए तो, सरगम को क्या कहा जाता है? सरगम को क्या कहा जाता है? तान और सरगम एक ही हो गया, तो क्या कहा जाता है? तान को, तान मतलब तानना होता है, सरगम जो आप किसी भी राग में आप सरगम लेते हैं तो वो सरगम हो गया। उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहता है? सरगम को याद रखिएगा,
दक्षिणी संगीत पद्धति में चित्त स्वर, चित्त चित्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्त स्वर, चिट्टा स्वर, चित्त स्वर, चित्त स्वर, चित्त स्वर कहा जाता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग पद वर्णम के विषय में। तान वर्णम हम लोग देख लिए, हम लोग देख लेते हैं पद वर्णम। दूसरा नंबर पर का जो इसका प्रकार था पद वर्णम, पद वर्णम। दोस्तों पद वर्णम के विषय में अगर हम लोग देखें तो पद वर्णम, पद वर्णम के पद वर्णम जो है दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, होना जाता। पद वर्णम जो है थोड़ा सा जो है ध्रुत लय में अधिक गाया जाता था। पद वर्णम, पद वर्णम ध्रुत लय में, ध्रुत लय में गाया जाता है। ठीक है, ध्रुत लय में गाया जाता है। और जो है डिस्टर्ब ना करो। अच्छा एक बात और याद रखनी इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है आपका, उत्तर भारतीय के, उत्तर भारतीय के चतुरंग के समान, चतुरंग के समान। आप पद वर्णम को ध्यान में रखें। चतुरंग किसको बोलते हैं? जिसमें साहित्य, ताल, तान और लास्ट में सरगम भी कहा है, इसको हम लोग चतुरंग कहते हैं। ठीक है, चतुरंग कहते हैं। और जिसमें सरगम लास्ट में नहीं कहता है उसको हम लोग तिरवट कहते हैं। तो उत्तर भारतीय के दो भाग है ना, चतुरंग और तिरवट। मतलब लास्ट में सरगम अगर नहीं लेता है तो वो तिरवट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग तान वर्णम और पद वर्णम दो भाग था, इसके विषय में हम लोग देख लिए। अगला हम लोग का जो पॉइंट है जावली है। ये काफी है, इतना ही काफी है। बात और लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं हम, इसमें एक और लिख सकते हैं कि पद वर्णम में, पद वर्णम में मृदंग के बोल प्रयुक्त किए जाते हैं। मृदंग, मृदंग के बोल प्रयोग किए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? चोल्लू कोट्टू, चोल्लू केट्टू, जिसे चोल्लू, जिसे जिसे तेल्लुकोट्टू, चोल्लू, चोल्लू को टू, कोट्टू कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, कहा जाता है। चलिए अब ये हो गया, काफी हो गया पद वर्णम और तान वर्णम में, तान वर्णम और पद वर्णम में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जावली। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? जावली। कितना पॉइंट हो गया? पांचवा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हम लोग का क्या हो गया भाई साहब? पांचवा पॉइंट हो गया जावली। पांचवा पॉइंट हो गया जावली। पांचवा पॉइंट जावली हो गया। चलिए तो हम लोग अब जावली को देखते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तर भारतीय के यह जो है, यह दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के उत्तर भारतीय के ठुमरी के समान। तो पहला नंबर में जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जावली हो जाएगा, तो उत्तर भारतीय के ठुमरी, ठुमरी के समान, उत्तर भारतीय के ठुमरी के समान हुई, उत्तर भारतीय के ठुमरी के समान। आपको ध्यान रखना है। अब ठुमरी तो आप जानवे करते हैं, श्रृंगार रस प्रधान हो गया, श्रृंगार रस प्रधान हो गया। तो अब ठुमरी श्रृंगार रस प्रधान हो गया, इसका अर्थ ये है कि जावलियो श्रृंगार रस प्रधान हो गया, है ना। दोनों चीज आप लोग ध्यान रखना है, जावलियो श्रृंगार रस के प्रधान हो गया। अब जावली जो है किस किस राग में गाई जाती है, तो आप ये देख लेते हैं हम लोग, ठुमरी भी आ जाएगा उसमें, है ना। तो जावली दोस्तों आपका झिंझोटी राग हो गया, झिंझोटी, झोटी, झिंझोटी राग हो गया। उसके बाद आपका काफी हो गया, काफी हो गया। उसके बाद खमाज हो गया, उसका खमाज हो गया। उसके बाद कान्हरा हो गया, उसके बाद कान्हरा हो गया। अब देखिए अगला तो विहाग हो गया, विहाग हो गया। इस सब में ठुमरी वैसे गाए जाते हैं। ठीक है, ये काफी है ठुमरी में। इतना मेन चीज ठुमरी के जानने के लिए इधर याद रखना है, जावली के लिए, जावली के लिए
कि उत्तर भारत के ठुमरी के समान जावली, 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 ठीक है, उत्तर भारत के ठुमरी के समान जावली गाया जाता है, ठीक है। ये मेन बात हो गया आपका। बाद बाकी जो ठुमरी का राग है वही आप राग रख सकते हैं। श्रृंगार प्रधान राग है तो जान भी करते हैं हम लोग। अगला हम लोग देख लेते हैं। तो आप अगर टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो पीडीएफ वहां पर डिमांड कीजिएगा, जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए मांगने से भी सब कुछ मिलता है। वैसे तो बच्चों को माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, जब रोने लगता है तो फिर माँ भी पिलाती है दूध। आपको सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ पैसा वैसा नहीं लगेगा आपका। चलिए ये तो हम लोग देख लिए जावली देख। अब हम लोग छठा पॉइंट हम लोग देख लेंगे, तिल्लाना। छठा पॉइंट हम लोग का क्या हो गया? छठा पॉइंट हो गया तिल्लाना। छठा पॉइंट क्या हो गया हम लोग का? तिल्लाना। क्या हो गया हम लोग का? तिल्लाना। मेरे रूम तक, मेरे घर तक, मेरे स्टूडियो तक पहुंचने की देरी है अपने पास तक। उसके बाद तो आपका कम से कम 3 क्लास चलेगा। एक एक यहाँ पूरा शेड्यूल तैयार है अपना लोग का। एक 8 से 9 जो 8 से 9 जो चलने वाली थी वो आपकी एनसीईआरटी थ्योरी क्लास, वो एनसीईआरटी की थ्योरी क्लास वो चलेगा। उसके बाद कोशिश करेंगे कि 2 से 3 या 1 से 2 आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो वन लाइनर क्वेश्चन चलेगा। और उसके बाद 8 से 10 जो है अभी 8 से 10 आपका कम से कम, या 8 से 9 आपका 8 बजे से सिंपल समझ लीजिए शाम में आपका 100 प्लस क्वेश्चन की जो मैराथन है, 100 प्लस मैराथन है, वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा अपना टारगेट है और कोशिश करेंगे। आप लोग कितना आदमी डिमांड कर रहे हैं कि हिंदी हिंदी भी होना चाहिए, कि हिंदी में तो पासिंग मार्क्स जरूरत है ना TI3 के लिए, तो हिंदी भी हो जाएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तिल्लाना मतलब समझते हैं। 3 लइयों का समूह, 3 लइयों का समूह। तिल्लाना मतलब 3 लइयों का समूह। एक नंबर में हम लोग समझ सकते हैं तिल्लाना मतलब 3 लइयों का समूह। समूह दोस्तों यह उत्तर भारत के तराना के समान। किसके समान? तराना। तराना तुम तना बोलते, तराना हम लोग तराना करते हैं उत्तर भारतीय संगीत के। तो यह उत्तर भारत के तराना के समान, उत्तर भारत के तराना के समान, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के तराना के समान, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। याद रखिएगा आप लोग। इसमें मृदंग का बजाने के लिए मृदंग का प्रयोग किया जाता है, वाद्य के लिए वाद्य जो इसमें प्रयोग किया जाता है। तो मृदंग का प्रयोग, साहित्य तो है ही, साहित्य भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मृदंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखें रचयिता के विषय में अगर देखें तो स्वाति तिरुनल हो गया, स्वाति तिरुनल हो गया, तिरुनल हो गया। उसके बाद मुतैया हो गया, मुतैया भागवतर हो गया, मुतैया भागवतर हो गया। ये सब कलाकार तिल्लाना की रचनाकार हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तिल्लाना हो गया, तिल्लाना। चलिए इतना ही काफी है तिल्लाना के विषय में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला पॉइंट जो हम लोग का है वो छठा 7वां हो गया ना। अगला पॉइंट 7वां हो जाएगा। 7 बहुत कम पॉइंट और बचल है हम लोग का 7वां पॉइंट। आपको एक जगह सब्जेक्ट जो मिल गया ना, आपको पढ़ने और टॉपिक आपका नोट बनाने में बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए आप लोग कौन कौन नोट बनाते हैं रेगुलर वो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। तो ताल मालिका हो गया, अगला पॉइंट ताल मालिका ही है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? ताल मालिका 7वां है ना। हाँ ताल मालिका हो गया अगला पॉइंट 7वां। 7वां हम लोग का हो गया ताल मालिका। ये उत्तर दक्षिण भारतीय शैली की गायन शैली है, गायन शैली ध्यान रखना है आपको, ताल मालिका, ठीक है ना। एक नंबर में इस ताल मालिका के विषय में अगर देखें, ये निबद्ध गान है, निबद्ध गान है। इतना तो आप लोग ध्यान रखना है, ताल मालिका, ठीक है, ठीक है। दोस्तों
इन ताल मालिका को एक विभिन्न खंडों के, मतलब ताल मालिका जो गाय की थी, इसके विभिन्न खंडों को विभिन्न तालों में रचना किया गया है, विभिन्न तालों में। अब देखिए, अगर भरत भाष्य में जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, इसमें इम्पोर्टेंट में आपका आ जाएगा कि यह निबद्ध गान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण बात एक कृति, इम्पोर्टेंट में आपका आ जाएगा जो आपको पढ़ने लायक है वो, इसमें कोई इम्पोर्टेंट हमको नहीं लग रहा है। ताल मालिका में कोई इम्पोर्टेंट हमको नहीं लग रहा है। जो इम्पोर्टेंट आपका है ये, चलिए फिर हम लोग दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं इसके विषय में। चलिए, भरत भाष्य भरत भाष्य के जो षणमुख जो षणमुख नामक प्रबंध को छ राग, ये प्रबंध से हटके, ताल मालिका से हटके होगी, ये ताल के विषय में बात होगी। आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, तो हमें उतना इतना नहीं लेना चाहिए दिव्य, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे ही देखते हैं। देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी चीजें पढ़ने के लिए है, सभी चीज पढ़ा जाता है, बट इंपॉर्टेंट वही रहता है जिससे क्वेश्चन आता है, और कुछ पॉइंट बनाने में इसको हटा देना चाहिए हम लोग को। तो जो इंपॉर्टेंट वही रहता है जिससे क्वेश्चन देखा गया, जिससे क्वेश्चन देखा जा सकता है, और जिसकी महत्वता रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। एक चीज बस इसमें नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लीजिए। दूसरे पॉइंट से हम लोग का पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, दूसरे पॉइंट को हम नहीं चाहते घुसाने के लिए इसमें एक दूसरे में, ठीक है ना। एक दक्षिण भारत के एक कृति को एक कृति की रचना 108 रागों तथा 108 तालों 108 तालों में राम स्वामी दीक्षितर ने की में रचना, स्वामी दीक्षितर, रामा स्वामी दीक्षितर, ये द है, ध्यान रखिएगा, दीक्षितर ने की, इसको बढ़िया से ही कर देते हैं, ठीक है। रामा स्वामी दीक्षितर ने की, एक मतलब दक्षिण भारत के एक कृति की रचना, ध्यान रखिए, कृति की रचना की बात हो रही है, यहाँ कृति की बात हो रही है, कृति। चलिए, कृति की रचना 108, क्या लिखे भाई, 180 लिख दिए, माय मिस्टेक, सॉरी, चलिए 100 लिख रहे हैं, 108 रागों, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग क्या है, कितना नंबर का पॉइंट था भाई, ये 7 हो गया ना, 8वां नंबर का पॉइंट हम लोग का है, 8वां राग मालिका। इसको हम लोग समझते हैं, इसमें अच्छा पॉइंट है। चलिए, इसको हम लोग समझते बढ़िया से। राग मालिका क्या है, पॉइंट 8 नंबर का पॉइंट है, राग राग मालिका। चलिए, इसका पॉइंट हम लोग बढ़िया समझते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, राग मालिका जो है ना, राग मालिका में कृति या गीत के
गीत के गीत के विभिन्न खंडों विभिन्न खंडों को विभिन्न विभिन्न रागों में गाया जाता है। विभिन्न रागों में गाया जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो राग मालिका का समापन मुकुट स्वर पे, राग मालिका का समापन राग मालिका का समापन मुकुट स्वर अर्थात दो रागों के, अगर मुकुट स्वर के विषय में कहते तो मुकुट स्वर है क्या, मुकुट स्वर क्या है, तो दो रागों के स्वर समूह को गूंथ कर, मतलब दो रागों के स्वर समूह जब एक साथ गाया था तो उसको मुकुट स्वर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात दो रागों के स्वर समूह को एक में गाना, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मुकुट स्वर किसको कहते हैं, जो रागों के स्वर को एक में गाना, मुकुट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, अगला पॉइंट हम लोग का क्या है भाई साहब, 10वां नंबर हो जाएगा ना, कौन सा नंबर हो जाएगा, हो दिखाइए हम लोग थोड़ा सा, 9वां नंबर हो जाएगा। 9वां नंबर में हो जाएगा अपना, 9वां नंबर में हो जाएगा गीतम। क्या हो जाएगा, गीतम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जिस तरह से अपना लोग जब हम गायन शुरू किए थे तो सबसे पहले सरगम गीत गाने के लिए सिखाया जाता है। जिससे क्या होता है, उससे कि आपको उस जो भी राग हम लोग सीखने वाले हैं उस राग के सारे चीजों की, सारे सरगमों को समझ पाए और तब वो राग हमें अपनत्व के तरह लगता है। तो ठीक उसी तरह से कर्नाटकी संगीत में जो सिखाने की पद्धति है, उन्हें याद करा, रागों को याद कराने के लिए गीतम, जैसे सरगम गीत अपना लोग गाया जाता, उसी तरह से गीतम का प्रयोग किया जाता है। हम लोग पॉइंट में क्या लिख सकते हैं इसको बढ़िया समझते हुए कि शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को या छात्रों को, विद्यार्थियों को रागों का परिचय याद करवाने के लिए, रागों का परिचय याद करवाने के लिए गीतम का प्रयोग, गीतम सिखाया जाता था। क्या, गीतम का प्रयोग, ठीक है, गीतम का प्रयोग, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखें, गीतम के 3 खंड होते हैं, जैसे गीतम के 3 खंड होते हैं, गीतम के गीतम के 3 खंड। अब कौन कौन हो गया, तीनों खंड हो गया कि एक खंड गीत। अब तीनों खंड में देखें तो एक खंड गीत मतलब एक खंड वाले गीत, एक खंड गीत। दूसरा अगर हम लोग देखें तो द्विखंड गीत दूसरा। और तीसरा अगर हम लोग देखे हो भैया तो त्रिखंड गीत। ये 3 खंड होते हैं, मतलब कि एक खंड में होता है कि एक खंड गीत, 2 खंड में द्विखंड गीत, 3 खंड में त्रिखंड गीत। ये आपको ध्यान रखना, ये आपसी समझ के लिए
त्रिखंड गीत, ये सारे चीज को भी हम आप बता रहे, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी ध्यान में क्या पता क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है ना। गीतम के विषय में अगर पढ़ रहे हैं, टीआरई 4 वाले अगर आप लोग देख रहे हैं तो बड़ी सीरियस से देखिएगा इसको, आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा है, पूरी संपूर्ण तैयारी का एक हिस्सा हो सकता है आपके लिए, है कि नहीं। चलिए ये हम लोग देख ले। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अभी सारे खंडों को, प्रथम खंड देखें, सब खंडों को मतलब जितना हर खंड जो अगला गाएगा उसके बाद फिर प्रथम खंड में गाया जाता है गीतम में, ताकि वो याद रहे। इस तरह से अपना लोग उत्तर भारतीय संगीत में कोई भी गीत गाते हैं तो अस्थाई पहले गाते हैं, फिर अस्थाई के बाद अंतरा गाते हैं, फिर अंतरा में क्या होता है, फिर अंतरा फिर गा करके फिर अस्थाई में जाते हैं, मतलब हर एक अंतरा गा फिर अस्थाई पे आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से पहला खंड को गा, मतलब कि पहला खंड गा लिया, उसके बाद द्वितीय खंड पे क्या, और द्वितीय खंड पे फिर से द्वितीय खंड से फिर से पहला खंड पे आ गया, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि गीतम कौन कौन भाषा में है भाई। भाषा, अगर भाषा के विषय में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन भाषा हो गया, तो कन्नड़ हो गया, कन्नड़ हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, मलयालम हो गया, उसके बाद तमिल हो गया, तमिल हो गया। ये सारा आपका जो गीतम गीतम की रचना, तब बढ़िया रहेगा आपको, गीतम की रचना, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, गीतम के दो अंग होते, गीतम के दो अंग। अब कहिएगा गीतम के दो अंग में कौन कौन अंग हो जाएगा, हो तो लक्ष्य गीत हो गया, लक्ष्य गीत हो गया, और उसके बाद लक्षण गीत हो गया। दूसरा में क्या हो गया, लक्षण, लक्षण गीत हो गया। ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए ये आपका हो गया गीतम भी। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, अगला पॉइंट 10वां पॉइंट हम लोग का क्या है, हो 10वां पॉइंट है बिंदु। 11वां हो गया जाति स्वर, 10वां कौन सा हो गया, बिंदु। चलिए अब हम लोग 10वां पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, 10वां पॉइंट को देख लेते हैं। 10वां पॉइंट हो गया हम लोग का बिंदु। विदा करो मैनू विदा करो जी, मुझे जाना है उस पार। बिंदु। दोस्तों ये भी दक्षिण भारतीय गायन पद्धति शैली है। तो बिंदु में क्या होता है, बिंदु श्रृंगार रस प्रधान है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। बिंदु श्रृंगार रस प्रधान हो गया, श्रृंगार, श्रृंगार रस प्रधान हो गया, ध्यान रखना है आपको, श्रृंगार रस प्रधान हो गया, ठीक है। यह तमिल भाषा में अधिकतर गाया जाता है, तमिल भाषा में गाया जाता है। ये निबद्ध गान है, तो ये गया निबद्ध गान हो गया। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना तो आपको सारी चीज अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें और है, ये मध्य तथा द्रुत, द्रुत लय में गाया जाता है। मेरे बच्चों, मैंने कहा था रणभूमि में खेलने से पहले, रणभूमि में युद्ध, रणभूमि में खेलने से पहले रणभूमि में खेला जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग क्या था, जाति स्वर था ना, जाति स्वर था। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो मेरे यार। हाँ जाति स्वर था। चलिए अगला क्या था, जाति स्वर हम लोग देख लेते हैं। 11वां नंबर का पॉइंट था हम लोग का जाति, जाति स्वर। हाँ चलिए भैया हो, अब इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। जाति स्वर में जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है उसको हम लोग देते हैं। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो गया, जाति स्वर में केवल केवल स्वरों का प्रयोग किया जाता है, साहित्य का नहीं। जाति स्वर में, जाति स्वर में केवल स्वरों
का प्रयोग, साहित्य का नहीं, साहित्य का नहीं, ठीक है। साहित्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका प्रयोग नाटक में अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग नाटक में, इसका प्रयोग नाटक में किया जाता है। दोस्तों अभी तक कौन आप लोग देखते रहे, 14 को मात्र स्लाइड हुआ और पूरा कौन कौन आप लोग देखे हैं ये तो पता चलेगा आपके कमेंट से, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसी से हमको पता चलता है कि कितनी अच्छी और आप लोगों के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो कैसा लगा आज की क्लास ये जरूर बताइएगा, और इसी से हमको पता चलेगा, आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा कितनी मेहनत और होनी चाहिए। वैसे क्या चीज आपको, क्या चीज कमजोर है, किस चीज कमजोर है उसका जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर टॉपिक बना करके आपको वीडियो दे पाए और आपकी सहायता कर पाए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, आज यहीं तक मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।